गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम क्वेश्चन आंसर सॉर्ट आउट करेंगे। अपना लेसन नंबर 3 जो है तारोज रिवार्ड, जो कि हम कम्प्लीटली पढ़ चुके हैं। और उसके क्वेश्चन आंसर में हमने टेक्सचुअल जो क्वेश्चंस होते हैं, या यूँ कहीं वर्किंग विद द टेक्स्ट को कंप्लीट करने के पीछे जो क्वेश्चन एंड आंसर्स होते हैं वो कर लिए। उसमें आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस किया है, मार्क द राइट आइटम्स कर लिया है। अब हम लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आंसर हल करने वाले हैं। तो अगला जो अपना जो आएगा वर्किंग विथ लैंग्वेज, वो क्वेश्चन आंसर करने। इससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाहते हैं आपसे। आपका स्कूल की तरफ से ऑनलाइन टेस्ट है, वो व्यवस्थित मैनेज किया गया है और वो टेस्ट होने वाला है। तो टेस्ट से पहले टेस्ट में आपको क्या दिया जाएगा और स्टूडेंट्स उसके हिसाब से ही आपको तैयारी करनी है। तो सिलेबस में आपके लिए राइट कर रहा हूँ। सिलेबस में आपको लिखना है लेसन नंबर 1 और 2, लेसन नंबर 1 और 2 प्लस उसमें क्या करना है, ग्रामर कौन सी रहेगी, ग्रामर में रहेगा बहुत जो चैप्टर्स लेसन्स आपको पढ़ा दिए गए, बहुत चैप्टर्स यानी दोनों चैप्टर्स के पीछे जो ग्रामेटिकल बातें हैं उनमें से आपको कुछ दिया जाएगा, या कुछ मीनिंग से उसके अर्थ पूछे जा सकते हैं। ग्रामेटिकल बात में क्या आ गई, बहुत चैप्टर्स यानी दोनों चैप्टर्स के पीछे ग्रामेटिकल जो बातें दी गई वो, प्लस उस चैप्टर में आई गई जो मीनिंग्स है वो, और उन मीनिंग्स के अपोजिट या सिनोनिम्स जो है वो पूछे जा सकते हैं। अब दो चैप्टर के मीनिंग्स में प्लस ग्रामर में ये रहेगा अपोजिट प्लस मीनिंग। अपोजिट्स और मीनिंग्स यानी जो भी शब्द है उनकी या तो अपोजिट्स पूछे जा सकते हैं या उसके मीनिंग्स पूछे जा सकते हैं। ये आपका सिलेबस रहेगा। क्या रहेगा सिलेबस, ये किस लिए सिलेबस है वो आपको बता देता हूँ। फर्स्ट रिटर्न ऑनलाइन टेस्ट 2020 और 21, यानी फर्स्ट रिटर्न ऑनलाइन टेस्ट 20 या 21, 2020 या यूँ कहे या 2021, ये मान लो 2020 या 21। इज दैट क्लियर। 2020 का पहला ऑनलाइन टेस्ट जो है वो होगा आपका, उसमें लेसन नंबर 1 और 2 प्लस उस चैप्टर्स के पीछे की जो ग्रामर दी गई है वो, प्लस उसमें कुछ मीनिंग्स या कुछ अपोजिट्स पूछे जा सकते हैं। इस तरह से आपको उसकी तैयारी करनी है। और अभी हम टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका, क्वेश्चन नंबर जो है वो स्टार्ट करेंगे। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर वो शुरू करने वाले हैं, अभी आप लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके वर्किंग विथ टेक्स्ट वाले क्वेश्चन एंड आंसर्स तो अपने कंप्लीट किए हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं वर्किंग विथ लैंग्वेज में। वर्किंग विथ लैंग्वेज में क्वेश्चन नंबर ए है स्ट्राइक ऑफ वर्ड्स। क्या है, ए वाला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है स्ट्राइक ऑफ द वर्ड्स स्ट्राइक वर्क ऑफ द वर्ड्स। इसमें आपको करना है इन द बॉक्स बिलो, इन द बॉक्स बिलो, बॉक्स में नीचे दिए गए बिंदु जो है उनके हिसाब से, बिलो मतलब स्ट्राइक ऑफ द वर्ड्स इन द बिलो that are not suitable strike off the words in the below that are not suitables, जो उपयुक्त नहीं है, that are not suitables, SUI नॉट सूटेबल, जो उपयुक्त नहीं है।
दैट आर नॉट सूटेबल, अर्थात क्या, नीचे कुछ इसमें बॉक्स दिया गया होगा, उस बॉक्स में स्ट्राइक ऑफ द वर्ड्स इन द बॉक्स बिलो दैट आर नॉट सूटेबल, जो उपयुक्त नहीं है, नीचे दिए गए बॉक्स में से उन शब्दों को छांटना है। स्ट्राइक ऑफ का मतलब था कट करना है, जो उपयुक्त नहीं हो। किसके लिए? तारो वांटेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। तारो जो, अब इसमें एक लाइन लिखी गई है, उस लाइन के अनुसार क्या लाइन लिखी गई है उस लाइन को देखते हैं पहले। तारो वांटेड टू गिव, तारो वांटेड टू गिव, तारो वांटेड टू गिव his old parents, his old parents, his old parents everything they needed, everything, जो कुछ भी, they needed, उनको आवश्यकता थी या जो वो चाहते थे, जरूरत की सब चीजें उन्हें देना चाहता था। अब देखिए, तारा बूढ़े माता पिता को वो हर चीज देना चाहता था जो वो चाहते थे। अब इसके आधार पर देखिए, दिस शोज दैट, ये दिखाता है, दिस शोज दैट, वे दिखाता, दिस शोज दैट ही वॉज, वो दिखाता है कि ही वॉज। अब वो कैसा लड़का, यहाँ उपयुक्त जो वर्ड्स है वो फिल करने। इज दैट क्लियर? नीचे कुछ बॉक्स दिए गए, उनमें से जो इस लाइन को परफेक्टली मैच करते या यूं कहें उनके लिए उपयुक्त हैं, तो वो तो यहाँ आएंगे, बाकी को उठाना। बॉक्स हमारे पास दिया हुआ है, इस बॉक्स में से कौन कौन से वर्ड्स हैं वो आ सकते हैं। पहला वर्ड जो दिया हुआ वो है थॉटफुल, THOUGHT, थॉटफुल। दूसरा मीनिंग जो है वो दिया हुआ हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग। तीसरा दिया हुआ है लविंग, और चौथा दिया हुआ है ऑनेस्ट। पांचवा दिया हुआ है कंसिडरेट, कॉन्सेंट्रेट का मतलब एक जगह आत्मविश्वासी, कॉन्सेंट्रेट ध्यान लगाकर रखने वाला। एफिशिएंट, ट्रस्टवर्दी, ट्रस्टवर्दी, ये कहीं एक एक मीनिंग और है वो और लिख देते हैं। उसके बाद एफिशिएंट, एफिशिएंट, और उसके बाद में आता है काइंड। ये कुछ वर्ड्स जो है हमारे पास हैं। अब हमें कौन कौन से वर्ड जो इसमें आ सकते हैं, तो सबसे पहले दिस शोज, देखिए, तारो वांटेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग नीडेड, एवरीथिंग, एवरीथिंग दे नीडेड, एवरीथिंग दे नीडेड, जो कुछ उन्हें चाहिए होता है वो उन्हें देने की कोशिश करता है। और दिस शोज दैट ही वाज, वो दिखाता है कि वो कैसा है, ही वाज थॉटफुल। तो यहां हम पहला मीनिंग क्या लिख सकते हैं, थॉटफुल, कि वह इस प्रकार एक विचारणीय बिंदु है। ही वाज लविंग सन, ये भी हो सकता है। फिर कंसिडरेंट हो सकता है, वह एक किस प्रकार का था, कंसिडरेंट था, तो यहाँ शी वॉज कॉन्सिडरेंट, कॉन्सिडरेट, CONSIDERAT, कॉन्सिडरेंट का मतलब एकदम ध्यान लगाने वाला, अपनी बात, माता पिता की बात को विचारणीय। काइंड, दयालु। ये तो वो वर्ड्स हैं जो इनके लिए प्रयुक्त हो सकते हैं। एफिशिएंट यानी ही वॉज एफिशिएंट, वो पर्याप्त था, ऐसा कोई मीनिंग नहीं बनता, इसलिए ये कट हो जाएगा। एंड हार्ड वर्किंग के आगे अगर मैन लगता, हार्ड वर्किंग बॉय लगता, तब तो वो हो सकता था, अकेला हार्ड वर्किंग भी नहीं हो सकता। ऑनेस्ट के पहले आर्टिकल एन लगना चाहिए था, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। ट्रस्टवर्दी, विश्वसनीय था,
तो ये कोई बच्चा अपने माता पिता के प्रति विश्वसनीयता ऐसा तो शब्द बनता नहीं है। तो इस तरीके से ये 3 तो जो मैंने काटे वो तो कट जाएंगे, और ये जो 3 शब्द हैं, 4 शब्द जो है इनके लिए प्रीफर रहेंगे। तो आप पहले तो ये बॉक्स बनाएंगे आंसर लिख करके, यानी मैंने इसके नीचे ये लिख दिए कि ये शब्द है इसमें आ सकते हैं, और इसमें जो नहीं आने वाले उनको तो मैंने स्ट्राइक आउट कर दिए, काट दिए हैं, बाकी बच गए। तो ये इसका आंसर बनता है। इस प्रकार से हम इसके क्वेश्चन बी की तरफ बढ़ते हैं। कौन से की तरफ? बी में आपके पास अल्टरनेटिव क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस हैं, उनमें से आपको एक आंसर है वो फाइंड आउट करना है। अब हम बी की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन बी है वो करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन बी हमें क्या कह रहा है। ये हमें प्रोवाइड करेगा कुछ ऑप्शंस। क्या करेगा? उस ऑप्शंस में से हमें सही आंसर को क्या करना है? सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन बी जो है वो हमें कई ऑप्शंस प्रोवाइड करेगा, और उन ऑप्शंस में से हमें सही आंसर है वो चूज करना है। पहला है, देखिए बी में, बी पार्ट का जो एक के बाद में जो बी पार्ट है उसका क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी, और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ये कह रहा है कि दिस मेड तारो शेडर, दिस मेड तारो शेडर देन ईवर, ये तारों को इतना दुखी कर गया जितना उससे पहले वो कभी नहीं था। एवर, ये एक इन्वर्टेड कोमा में बात कही गई है कि तारो इससे पहले इतना दुखी कभी नहीं हुआ। अब ये वर्ड दिस रेफर्स टू, दिस जो है रेफर्स टू, यहाँ ये दिस है वो किसके लिए आया है? अब आपके पास ऑप्शन नंबर 1 तो ये कह रहा है कि ए स्ट्रॉन्ग वाइंड, ए स्ट्रॉन्ग wind that began to blow, ए स्ट्रॉन्ग यानी एक ताकतवर, विंड यानी हवा, दैट बिगेन्स टू बिलो एक ताकतवर हवा बहने लग गई थी, इसकी वजह से वो कुछ प्रॉब्लम में आ गया था। दूसरी बात है तारोज फादर्स ओल्ड एज, कि तारो अपने पिता की वृद्धावस्था को लेकर के, तारोज फादर्स ओल्ड एज, वो इतना दुखी उनकी वृद्धावस्था को लेकर के था, उनकी उम्र को लेकर था। तारोज फादर्स ओल्ड एज ऐसा भी कुछ नहीं था। तीसरी ऑप्शन हमारे पास आ रहा है, थर्ड ऑप्शन हमें क्या बता रहा है? थर्ड ऑप्शन कह रहा है तारोज इनएबिलिटी टू बाई, तारोज इनएबिलिटी टू बाई, तारों की असमर्थता खरीदने में, इनएबिलिटी टू बाई, तारोज इनएबिलिटी टू बाई एक्सपेंसिव शेक फॉर हिज फादर, एक्सपेंसिव शेक फॉर हिज फादर, वह अपने पिता के लिए, अपने वृद्ध पिता के लिए यूं कहे कि वो महंगा शेक है वो नहीं खरीद पा रहा था। उसके बाद में हम इसका आंसर सॉर्ट आउट करेंगे। तो ये देयर आर 3 ऑप्शंस एंड वी आर गोइंग टू सेलेक्ट ओनली 1 राइट ऑप्शन। यहाँ 3 विकल्प हमारे पास उपलब्ध हैं, और उन तीनों को पढ़ने के बाद हमें जो एप्रोप्रिएट लगे, जो राइट लगे, जो सही लगे, जो हमारी कहानी के संदर्भ में हो, वो हम इसमें से आंसर करेंगे। तो देखो ऐसा तो कहानी में हमने कहीं नहीं पढ़ा था कि बहुत तेज हवा आई, तूफान आ गया जिसकी वजह से वो परेशान हो गया। तारो अपने पिताजी की उम्र को लेकर भी परेशान नहीं था। तारो इनेबिलिटी टू बाई एक्सपेंसिव शेक फॉर हिज फादर, वो अपने माता पिता की इच्छा की पूर्ति करने वाला बालक था, और उसके पिता ने इच्छा जाहिर करी कि इस ठंड में उसे सेक मिल जाता तो थोड़ा अच्छा होता, लेकिन वो बहुत महंगा आता, वो खरीदने में असमर्थ था, इसलिए उसने और ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करी। इस बात को लेकर के वो थोड़ा डिप्रेस्ड था, थोड़ा सैड था, पहला जैसा कभी नहीं हुआ। तो आंसर क्या बना? तारोज इनएबिलिटी
Taro's inability to buy expensive shake for his father। वो अपने पिता के लिए एक्सपेंसिव शेक खरीदने की जो उसकी असमर्थता थी उसको लेकर वो काफी दुखी था। इसके बाद हम इसमें बी में हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है क्वेश्चंस के लिए, वो यूज करेंगे। तो बी का पार्ट क्वेश्चन 1 कर लिया, अब बी पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि ये दिस सैड, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे दिस कॉमा said the emperor, this said the emperor, सम्राट ने कहा, this said the emperor, सम्राट ने कहा, क्या कहा, was to encourage, was to encourage, was to encourage, was to encourage all children, all children, all children, ये सभी बच्चों का हौसला एनकरेज करने यानी बढ़ाने वाला है। टू एनकरेज, टू ऑनर एंड ओबे, टू ऑनर एंड ओबे, टू ओबे देयर पेरेंट्स, their parents। This said to the emperor was to encourage all children to know and obey their honor and obey their parents। कि ये जो सारी बातें थी वो क्या करने वाली थी, this यानी यह, said the emperor, सम्राट ने कहा, क्या कहा, ये सम्राट ने कहा कि सभी बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए वे अपने माता पिता का सम्मान करें और आज्ञा का पालन करें। इसके लिए उसको क्या किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। आपके पास पहला ऑप्शन क्या रहेगा रीजन बताने के लिए, पहला ऑप्शन ये है द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन, the most beautiful fountain, the most beautiful fountain in the city, in the city की शहर में इसका सबसे लोकप्रिय जो फुवारा है उसका नाम रखें या वो बनाएं। दूसरा ऑप्शन रहा है रिवार्डिंग तारो, rewarding taro with gold, rewarding taro with gold and giving rewarding taro with gold and giving the fountain, giving the fountain his name, कि रिवार्डिंग तारो विथ गोल्ड एंड गिविंग द फाउंटेन हिज नेम, तारो को सम्मानित किया गया और उसके नाम पर क्या रखा गया, उस फव्वारे का नाम रखा गया। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है इसमें, फिर हम बात करेंगे तीनों में से कौन सा एप्रोप्रिएट बन रहा है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है सेंडिंग फॉर तारो, सेंडिंग फॉर तारो, तारो को भेजो, सेंडिंग फॉर तारो टू हियर हिज स्टोरी, सेंडिंग फॉर तारो टू हियर हिज स्टोरी, तारो की कहानी सुनने के लिए उसको बुलाया गया। तो देखो ये तो फाउंटेन ब्यूटीफुल सिटी, ये शहर में एक बहुत बढ़िया फुहारा था, ऐसा नाम तो उसका कुछ लेना देना नहीं था। सेंडिंग फॉर तारो टू हियर हिज स्टोरी, सुनने के लिए उसको बुलाया गया, ये भी बात
इसके लिए नहीं थी कि राजा ने कहा कि ये एनकरेज टू ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। सम्राट ने कहा कि ये सभी बच्चों को प्रोत्साहित करने वाला और सभी उनके माता पिता का सम्मान और उनकी आज्ञा की पालन करने वाली जो कहानी है ये उन्होंने कहा। तो इसका आंसर जो बनेगा ये सेकंड वाला इसका आंसर बनेगा। तो अगर आप आंसर लिखना चाहो तो क्या होगा, रिवार्डिंग तारो विथ गोल्ड एंड गिविंग द फाउंटेन हिज नेम। देखिए ये आंसर बना। ये तीन ऑप्शन हमारे पास उपलब्ध हैं। द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी, रिवार्डिंग तारो विद द गोल्ड एंड गिविंग द फाउंटेन हिज नेम एंड सेंडिंग फॉर तारो हियर टू हिज स्टोरी। द सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि रिवार्डिंग विद तारो विद द गोल्ड, सोने से सम्मानित करना, एंड गिव द फाउंटेन हिज नेम, और शहर का जो सबसे प्रसिद्ध फुहारा था, फाउंटेन था, उसको तारों के नाम पर उसका नामकरण करना, ये सबसे महत्वपूर्ण बातें थी। तो ये इसके दूसरे का प्रमुख आंसर है। इस प्रकार से वर्किंग विद लैंग्वेज में ये आपके 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। वंस अगेन आई रिपीट, आपको मैंने सिलेबस दिया है, वो सिलेबस लर्न करना है। आपके टेस्ट में उस पेपर उसी में से आएगा, तो आप अपनी स्कोरिंग को बढ़ाने के लिए उसे याद करें। थैंक यू वेरी मच।